नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इसके तहत 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित प्रश्न पर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पर फोकस कीजिए और देखते हैं आज का पहला टॉपिक। ये देखिए, जो यूएस में अभी अबॉर्शन को लेकर एक बहस चल रही है, एक विवाद चल रहा है, उस पर 20 आर्टिकल है। दरअसल आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो यूएस का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने महिलाओं को कई सालों पहले दिया गया अबॉर्शन का जो एक राइट था, उसको कहीं ना कहीं वापस लेने की बात कही है, जिसकी वजह से न सिर्फ यूएस में बल्कि पूरी दुनिया में विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि आज की सदी की महिलाओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो उन चीज़ों का जो निदान है वो आप जो है 18वीं सदी के एक डॉक्यूमेंट के आधार पर नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आज के टाइम पर कुछ निर्णय अगर आपको करने हैं तो आपके जो कानून हैं, जो सदियों पुराने हैं, उनके बेस पर आप निर्णय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको आज ध्यान में रखना होगा, वर्तमान ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, जहाँ तक राइट टू अबॉर्शन की बात आती है तो दुनिया में इसको लेकर दो आप कह सकते हैं पक्ष देखने को मिलते हैं। एक पक्ष ऐसा है जो राइट टू अबॉर्शन को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्वीकृति देता है, इसका आप कह सकते हैं कि वो लोग पक्ष में बोलते हैं। वहीं दूसरा जो है वो एकदम इसके खिलाफ है, जिनका कहीं ना कहीं ये विचार है कि अबॉर्शन का मतलब कहीं ना कहीं मर्डर करना के बराबर हो जाता है। तो देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक प्रशासनिक अधिकारी को हमेशा बुद्ध का कहा हुआ मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ना तो आपको देखिए हर एक परिस्थिति में हर एक तरीके से ब्लंटली अबॉर्शन की परमिशन होनी चाहिए, और ना ही ये बिल्कुल भी रोक देना चाहिए, क्योंकि कई बार एक महिला का जीवन, एक महिला का करियर, एक महिला की हेल्थ, उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसका शारीरिक स्वास्थ्य स्टेक पर रहता है। तो जो अभी जिंदा है, जो जीवन में है, उसको बचाने की प्रायोरिटी हमें रखनी चाहिए। तो कई बार हमें क्या है, कुछ एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ जाते हैं एक महिला को बचाने के लिए। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में एक इसी प्रकार का मध्यम रास्ता देखिए अपनाया गया है। अगर वन लाइन में इस क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहूँ कि भारत में अबॉर्शन क्या स्वीकार्य है, तो जी हाँ, भारत में स्वीकार्य है, और उसको लेकर कुछ सर्टेन कंडीशंस जो हैं कानून में ही बताई गई हैं। तो ये सब क्योंकि यूएस में चल रहा है, तो हमें देखिए, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए कि इंडिया में इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर किस प्रकार के कानून जो हैं बताए गए हैं। तो आज का मेरा जो पहला टॉपिक है, इसमें इस वाले आर्टिकल को बेस रखकर इंडियन लॉज ऑन द अबॉर्शन मैंने कंटेंट तैयार किया है, और जो चीज़ों की कमी थी, जो इस एडिटोरियल में नहीं दिया गया था, उनको मैंने बाकी जगह से सर्च कर लिया है। तो इस टॉपिक में 360 डिग्री कवरेज के साथ आप चीज़ों को समझ जाएंगे। हालांकि अबॉर्शन को लेकर जो लॉ है, इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज एक नए पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, भारत में 1960 के दशक में ही केंद्र सरकार ने गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसका नाम था शांतिलाल शाह समिति। ठीक बात है, यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत पहले से ही कदम जो है इस ओर उठाने शुरू कर दिए थे। क्योंकि देखिए, जब आप अबॉर्शन को इलीगल कर देते हैं, तो जब कुछ परिस्थितियों में गर्भपात कराना मैंडेटरी हो जाता है, बट कानून उसकी अनुमति नहीं देता, तो महिलाओं के द्वारा जो अनसेफ तरीके होते हैं, जो असुरक्षित तरीके होते हैं, उनको अपनाया जाता है, और इनकी वजह से कई बार महिला को मृत्यु का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ये देखने में मिला है, जिन कंट्रीज़ में अबॉर्शन की परमिशन नहीं थी, वहाँ बहुत सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आने के बाद भी बच्चे को, क्योंकि अबॉर्ट करने की परमिशन नहीं थी, तो उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो देखिए, इसीलिए भारत में असुरक्षित गर्भपात के कारण जो मातृ मृत्यु दर है, उसको कम करने के लिए फिर 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है पारित कर दिया गया था। 1971 में ही
हम लोगों के यहाँ अबॉर्शन को लेकर एक कानून आ गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका नाम आप पढ़िए, यानी कि चिकित्सीय तरीके से आप जो है प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। क्या है तो देखते हैं। इसके बाद देखिए, ये तो आया 1971 में, फिर इसके अंदर कुछ और चेंजेस हुए। जो रिसेंट इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, वो 2021 के तहत हुआ था। तो कौन सा एक्ट हो गया वो? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021। इसमें क्या किया गया कि गर्भधारण की जो एक अवधि होती थी, जहां तक अबॉर्शन करना आपको अलाउ था, उस अवधि को बढ़ा दिया गया। जैसे पहले 1971 के अधिनियम में 20 सप्ताह तक जो है आपको बेसिकली मेडिकली कंसल्ट करने के बाद अबॉर्ट करने की सुविधा थी, लेकिन फिर इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 24 सप्ताह कर दिया गया। लेकिन साथ में क्लॉज जोड़ दिया गया कि ये जो ऊपरी सीमा है नए वाली, इसका प्रयोग केवल कुछ विशिष्ट मामलों में ही किया जा सकता है। ठीक है। अब संशोधन ने ये कहा कि 20 सप्ताह तक का अगर कोई गर्भ है तो उसको समाप्त करने के लिए केवल एक डॉक्टर की राय की जरूरत होगी। अगर एक डॉक्टर इस बात को सर्टिफाइड कर देता है कि यस इट इज़ मैंडेटरी टू अबॉर्ट द चाइल्ड टू प्रिवेंट द वुमन, तो आप जो है इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर जो गर्भ है उसकी अवधि 20 से 24 सप्ताह होगी तो आपको देखिए 2 डॉक्टरों की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। और ये जो परमिशन भी लेनी पड़ेगी, ये किसी भी केस में ले ली जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस आप फेस कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर की सलाह से आप जो है गर्भपात करा सकते हैं। जैसे कुछ शर्तें हैं कि जो 24 सप्ताह तक का गर्भपात है उसको समाप्त किया जा सकता है। जैसे यदि महिला का यौन उत्पीड़न हुआ हो, बच्चा जो है वो उस यौन उत्पीड़न के फलस्वरूप आया हो, तो देखिए कोई महिला उसको शायद ना रखना चाहती हो, तो देखिए अबॉर्ट करने की परमिशन मिल सकती है। ठीक है। यदि वो नाबालिग है, 18 साल से अगर कम उम्र है, तो भी परमिशन मिल सकती है। लेकिन अगर गर्भावस्था के दौरान महिला की वैवाहिक स्थिति बदल गई हो, यानी कि जब प्रेगनेंसी थी या तो वो महिला विधवा हो गई या तलाक हो गया, तो भी उसको परमिशन मिल जाएगी कि वो उस बच्चे को रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। क्योंकि देखिए भारत में महिला का ये जो गर्भ का एक अधिकार है, रिप्रोडक्शन का जो एक अधिकार है, ये राइट टू लाइफ के अधिकार में आता है। पुट्टुस्वामी केस जो आर्टिकल 21 की बहुत एक्सपेंडेड व्याख्या करता है, उसमें ये कहा गया था कि एक महिला गर्भ रखना चाहती है या नहीं, या उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये उसकी राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है। ठीक बात है। तो आगे देखिए, यदि महिला में कोई बड़ी शारीरिक अक्षमता है, वो फिजिकली बहुत ज़्यादा बीमार है या मानसिक रूप से बीमार है, तो भी इस बेस पर कि वो शायद बच्चे की केयर नहीं कर पाएगी, वो जो है गर्भपात करा सकती है। इसके अलावा अगर भ्रूण में कोई विकृति हो सकती है, यानी कि जो बच्चा है भ्रूण के अंदर, टेस्ट वगैरह से ये पता चला है कि वो एक सामान्य बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेगा और एक नॉर्मल लाइफ जीने में वो असंगत रहेगा, तो या फिर बच्चा अगर गंभीर रूप से विकलांग होगा, तो भी देखिए ये कंडीशन को फुलफिल करता है। इसके अलावा यदि महिला ने आपदा में या सरकार द्वारा घोषित कुछ आपातकालीन स्थितियां चल रही है, ऐसे में अगर महिला है, कुछ इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन चल रही है, तो भी देखिए महिला चाहती हो सकती है कि इन खराब परिस्थितियों में मैं एक बच्चे को इस जीवन में ना लेकर आऊं, तो भी उसको परमिशन मिल सकती है। तो दीज आर सम सर्टेन कंडीशंस जिनके तहत एक महिला को अबॉर्शन का राइट इंडिया में मिल सकता है, और उसमें जो गर्भ की अवधि के हिसाब से एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर की अनुमति लेनी पड़ती है। राइट, इतना आप समझ गए। अब देखिए, इसके अलावा गर्भावस्था को 24 सप्ताह के बाद भी अगर समाप्त किया जाना है, 20 to 24 वीक की बात तो क्लियर हो गई, लेकिन मान लीजिए 24 हफ्ते के बाद भी कोई अबॉर्शन करने की मांग करे, तो ये केवल सिर्फ एक ही बात के आधार पर हो सकता है कि भ्रूण की असामान्यताओं के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि जो आपका फोएटस है, जो भ्रूण है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और उससे जो बच्चा पैदा होगा वो एक सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा, तो भी अबॉर्शन हो सकता है बियॉन्ड 24 वीक्स। बट आपको क्या होगा, एक परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? मेडिकल बोर्ड से, जो कि 4 सदस्यीय होगा। और अगर मेडिकल बोर्ड ऐसा करने की परमिशन देता है तो जो है आपको अनुमति मिल सकती है। अगर कई बार बोर्ड आपको मना कर देता है तो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़ में आपने खबर पढ़ी होंगी टाइम टू टाइम कि एक महिला सुप्रीम कोर्ट में गई है या हाई कोर्ट में गई है
अपने अबॉर्शन के राइट को सस्टेन कराने के लिए। ठीक बात है, इतना समझ गए। देखिए कानून ये भी कहता है अगर किसी महिला के जीवन को तत्काल बचाए जाने की आवश्यकता है, लाइफ की थ्रेटनिंग वाली सिचुएशन हो गई है, तो देखिए तत्काल आवश्यकता अगर हो तो गर्भपात को किसी भी समय, उसमें फिर कोई लिमिट नहीं है, किसी भी समय एक पंजीकृत केवल एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की परमिशन के बाद जो है अबॉर्शन किया जा सकता है। तो दीज आर सम सर्टेन कंडीशंस जो यू शुड रिमेंबर, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में इन्हीं में से कोई स्टेटमेंट के रूप में आपके सामने आ जाएगा, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट और फिर आप जो है अपने एक राइट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, दो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक तो जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा था रिग्रेसिव और इनह्यूमेन, ये एक आर्टिकल आया था। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ, द लॉन्सेंट में भी एक आर्टिकल आया था, वो भी मैंने पढ़ा था, जिसमें कुछ पॉइंट्स बताए हुए थे, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। उसमें देखिए ये बताया गया था कि जो कोर्ट है यूएस का, उसने 6/3 की मेजोरिटी से अपना डिसीजन लिया है। इस डिसीजन में उन्होंने 2-3 लॉजिकल रीजनिंग दी है कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, और आर्टिकल में ये बताया गया था तीनों ही रीजनिंग फेल होती हैं। जैसे पहली रीजनिंग कोर्ट की तरफ से ये दी गई, क्योंकि देखिए जिन लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना है तो उन प्रतिनिधियों को ही लोगों के लिए निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, तो इसीलिए हम अपनी तरफ से ये अधिकार कैंसिल करते हैं अबॉर्शन का, और जो यूएस की अलग अलग स्टेट्स हैं उनको ये राइट दे देते हैं कि आप चाहें तो राइट दें, आप चाहें तो ना राइट दें। तो आर्टिकल में ये कहना था इस वजह से अमेरिका 2 तरह के हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक वो हिस्सा जहाँ पर अबॉर्शन के लिए परमिशन होगी, दूसरा वो हिस्सा जहाँ नहीं होगी, और महिलाओं को 2 तरह की दुनिया में रहना पड़ेगा, जो कि ना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ना उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और ना ही उनके आप कह सकते हैं करियर वगैरह के लिए अच्छा है। दूसरी रीजनिंग कोर्ट की तरफ से ये दी गई थी कि जो आर्टिकल 14 है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो अमेंडमेंट करने की पावर दी गई है, जो कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई है, उसमें अबॉर्शन का अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए हम भी नहीं दे रहे हैं। तो आर्टिकल में ये लिखा गया 18वीं सदी का एक पुराना पोथा है, उसके आधार पर आज के टाइम के निर्णय आप नहीं ले सकते, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। ठीक बात है, तो दीज आर सम रीजनिंग्स जो एडिटोरियल में दी गई थी। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल, अगर आप पढ़ना चाहें तो द लॉन्सेंट करके सर्च कर सकते हैं, इट वाज इन इंग्लिश, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक बात है, तो यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब जो है हम इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ओके, पहला क्या है, शांतिलाल शाह समिति जो है उसका गठन गर्भपात वैधता पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। हमारी पहली स्लाइड में मैंने इसका आंसर बता दिया था, तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। फिर ये बता रहा है कि प्रत्येक राज्य में स्थापित एक 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की अनुमति से 24 सप्ताह के बाद का गर्भपात केवल भ्रूण असामान्यताओं के आधार पर किया जा सकता है। ये भी बात ठीक है कि मेडिकल बोर्ड की परमिशन लेके ऐसा कर सकते हैं, और वैसा 4 मेंबर वाला मेडिकल बोर्ड हर एक स्टेट में आपको जो है स्टैब्लिश करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो राइट। फिर ये कह रहा है गर्भवती महिला के जीवन को अगर संकट है तो ऐसी स्थिति में केवल एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किसी भी समय गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए जो प्रावधान होते हैं किसी कानून के, उनमें से ही स्टेटमेंट बनकर क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही है, हमारे तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो 1, 2, 3 यानी कि डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, ये हम समझ गए। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, भारत के नए वीपीएन नियम। अभी देखिए हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीपीएन के लिए कुछ नए नियम लागू करने के बारे में बात कही है, जिनको लेकर वीपीएन सर्विस देने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो हम एक बेसिक तरीके से समझेंगे कि आखिर वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, और गवर्नमेंट ने कौन से नियम जो है नए लागू करने की बात कही है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। 28 अप्रैल को जो भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी है, यानी कि जो हमारी सर्ट इन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, उन्होंने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रदाताओं को 180 दिनों के लिए उनके जो कस्टमर्स हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कहा है और सेव रखने के लिए कहा है। देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल आया था, इम्प्लीकेशंस ऑफ द इंडियाज न्यू वीपीएन रूल, इसको बेस रखकर हम इसे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता क्या है। देखिए जब भी आप अपने सिस्टम से, आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर जो होता है या आपका
आपका मोबाइल फ़ोन जो है इसके माध्यम से नेट पर जाते हैं। तो जिस तरह आपके घर का एक पता होता है, इन मशीनों का भी एक पता होता है। तो जब आप नेट पर जाते हैं तो आपकी मशीन के पते के द्वारा आप तक पहुंचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई गलत ट्वीट किया है अपने घर पर अपने लैपटॉप से बैठकर, तो आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक कर कर आप तक और आपके घर तक पहुंचा जा सकता है। तो कई बार क्या होता है कि लोग जो है अपने आईपी एड्रेस को गोपनीय रखना चाहते हैं, उनके कुछ काम वैसे सीक्रेट वाले हैं, कई बार इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी, मतलब देयर आर सो मेनी रीज़न। तो तब काम आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है, आपके लिए एक प्राइवेट स्पेस क्रिएट कर देता है, आपके आईपी एड्रेस को ढक देता है, छुपा देता है, और आपका जो डाटा इधर और उधर सेंड हो रहा है, डाटा जा रहा है, डाटा आ रहा है, इसके लिए टनल क्रिएट कर देता है और आपका सारा डाटा इनक्रिप्टेड हो जाता है, या फिर आप कहें आपका आईपी एड्रेस इनक्रिप्टेड हो जाता है। मोटी भाषा में, मोटे तौर पर समझा जाए तो आपकी मशीन का, आपके घर का जैसे पता है, उसको आप वीपीएन के माध्यम से छुपा लेते हैं। और ये किसके द्वारा होता है, कुछ वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं उनके द्वारा होता है। कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ वेबसाइट्स, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो आपको इस बात की सुविधा देती हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते थे, उनका अपना लोकल एरिया नेटवर्क था और आज आपका वर्क फ्रॉम होम है, तो आप क्या करेंगे, वीपीएन पर जाकर, वीपीएन सर्वर पर जाकर दो प्रॉक्सी बना लेंगे, प्रॉक्सी ए, प्रॉक्सी बी, एक अपने ऑफिस के लिए और एक अपने घर के लिए। और उस प्रॉक्सी के जरिए आप अपने ऑफिस से जुड़ जाएंगे और आप अपने घर के आईपी एड्रेस को मास्क करके रख सकते हैं, क्योंकि आपके ऑफिस का डाटा प्रॉक्सीज पर आ रहा है, देन प्रॉक्सी से वो आप जो है एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक बात है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर गए हैं, वहाँ पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। अब देखिए वो तो पब्लिक नेटवर्क है, हर कोई एक्सेस कर पा रहा है, तो बहुत सारे हैकर्स भी उस वाईफाई का यूज़ करते हुए उस वाईफाई को जो जो डिवाइस लिंक किए हुए हैं उनको हैक कर सकती हैं। तो आप एक प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए, एक वीपीएन के जरिए अपने आईपी एड्रेस को हाइड करके उस वाईफाई की सर्विस का लाभ उठा सकते हैं और आप हैकिंग के खतरे से थोड़ा बच जाते हैं। तो ये होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का काम। अब सरकार इसके लिए कुछ नए नियम लेकर आई है। जैसे गवर्नमेंट ने ये कहा है, ये जो फर्म है, जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर है, कि 5 साल तक ग्राहकों का डाटा आपको इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। इन्होंने ये कहा है किसी भी साइबर अपराध की सूचना जो है वो आपको 6 घंटे के भीतर सर्ट इनको देनी पड़ेगी। और साथ में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो हमारा मंत्रालय है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो साइबर सुरक्षा घटनाओं से संबंधित वाला नियम है, ये किसी भी संस्था पर, किसी भी संस्था पर मतलब भले आप भारत में हो या ना हो, लेकिन अगर आप भारत के ग्राहकों को जो है सेवाएं प्रदान करते हैं तो ये आप पर भी लागू होगा। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ेगा। पहली बात तो जो चीज़ काम ही गोपनीयता के लिए करती हो, उनको आप इस बात का निर्देश दे दें कि कस्टमर्स का डाटा अब आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी वाला जो विजन था वो कम हो रहा है। तो इसीलिए कंपनी कह रही है कि लाखों लोगों की गोपनीयता पर अत्यधिक प्रभावित होगा और इसकी वजह से जो आपका आईटी सेक्टर है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और बहुत सारी कंपनीज ने बाकायदा ये कहा भी है कि अगर नए नियम गवर्नमेंट पुश करेगी लागू करने के लिए तो हम अपने सर्वर्स जो है भारत से उठाकर ले जाएंगे कहीं और। ठीक बात है। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि 2004 का एक डाटा है कि करीब 254 मिलियन भारतीयों के खातों में भाई सेंध लगी थी। तो विशेषज्ञों का ये भी कहना है जब इतना ज़्यादा इंडिया साइबर हमलों से प्रोन है तो जब तक आप एडिशनल सेफ्टी मेजर्स नहीं कर लेते तब तक कंपनियों को इस बात के लिए फोर्स करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अपने पास स्टोर करके रखें, ये ठीक बात नहीं है। पहले आपको अपने सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे करने होंगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये जो नए नियम है कौन किस किस पर लागू होंगे, कौन कौन प्रभावित होगा। तो जो डाटा सेंटर होते हैं, जो वर्चुअल प्राइवेट सेवा प्रोवाइडर होते हैं, क्लाउड सर्विस वाले जो लोग हैं, वर्चुअल एसेट सर्विस वाले जो लोग हैं, ठीक है, कस्टोडियन वॉलेट सर्विसेज जो लोग देते हैं, और सरकारी संगठनों पर ये लागू होंगे। एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो कॉर्पोरेट संस्थाएं होती हैं वो जांच के दायरे में नहीं है। ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सही बात है। बेसिक सा एक टॉपिक था, हमने उसको समझ लिया। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं।
यह एक निजी नेटवर्क है जिसका निर्माण किसी उपयोगकर्ता द्वारा वेब सर्फिंग के दौरान होता है। तो बिल्कुल सही बात, एक प्राइवेट स्पेस ही तो है, नाम में ही है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो नाम से भी देखिए तो आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। फिर ये कह रहा है इसका उपयोग उपयोगकर्ता की पहचान स्थान की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अब आपको ये लगेगा स्टेटमेंट गलत, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि आप अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए अपने घर का पता दूसरों को ना दिखे, इसके लिए वीपीएन का यूज करते हैं, और ये कह रहा है भाई पता हो सकता है, तो मतलब स्टेटमेंट गलत है। रुक जाइए, यूपीएससी इसी तरीके से उलझाती है। देखिए, टेक्नोलॉजिकल मामलों में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वर्ड क्या यूज हुआ है, सकता है, इट कैन बी। तो अभी भी ऐसी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, अभी भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जिनके माध्यम से भले आप वीपीएन यूज़ करके कुछ कर रहे हो, स्टिल आपकी आइडेंटिटी को पहचाना जा सकता है। और खासकर जो कंपनियां वीपीएन सर्विस आपको दे रही है, उनके जो अपने सर्वर हैं, वहां पर तो आपका डाटा रखा ही जा रहा है ना, तो उन कंपनियों से तो गवर्नमेंट कभी भी डाटा ले ही सकती है, तो मतलब आपकी पहचान बच के तो नहीं रहेगी कहीं पे भी, है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ठीक हो जाता है। देखिए, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, क्योंकि यूपीएससी इसी तरह के प्रश्न पूछती है। हमने पढ़ा कुछ और है, कॉन्सेप्ट कुछ बनाई है, उन्होंने पूछ कुछ और लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है। हमारी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो देखिए अभी G7 ने प्रपोज किया है एक 600 बिलियन का ग्लोबल इंफ्रा प्लान, जो कि चाइना को टक्कर देने के लिए उन्होंने किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी में म्यूनिख की यात्रा पर है। ठीक है, और G7 ने अभी जो न्यूज़ में जिस वजह से है वो ये कि वैश्विक बुनियादी ढांचा, इसके कार्यक्रमों के लिए $600 बिलियन जुटाकर चीन की जो दुर्जे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको बेसिकली प्रतिस्पर्धा देने की बात कही है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका नाम क्या रखा है। तो इसका नाम रखा है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट साझेदारी। देखिए, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इसको प्रपोज किया गया था दूसरे नाम के साथ, लेकिन कुछ खास प्रगति हो नहीं पाई, तो उसी को नए नाम के साथ अगेन रिवाइव करने की कोशिश की गई है, राइट। अब देखिए, इसका उद्देश्य एक बड़े अंतर को भरना है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट चीन है वो अपने आर्थिक दबदबे का उपयोग जो है राजनीतिक हितों को साधने के लिए कर रहा है। 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है, यूएस $200 बिलियन देगा, और बाकी जो G7 की कंट्रीज है वो $400 बिलियन देंगे। ये तो न्यूज का कंटेक्स्ट था। अब हमें G7 के बारे में भी एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, मतलब 7 देशों का ये एक समूह है। क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन हुआ था 1975 में। जो वैश्विक आर्थिक शासन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे जो सामान्य हित है, कॉमन जो बेनिफिट्स हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसकी एक वार्षिक बैठक होती है। और अगर बात करें कौन कौन सी कंट्री है, तो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका इसके मेंबर्स हैं, राइट। और कुछ देख लेते हैं कि भैया देखिए, जो G7 के देश हैं सारे के सारे, और प्लस भारत को मिला लो, तो ये G20 का भी हिस्सा है। देखिए, G7 का कोई औपचारिक संविधान नहीं है, ना ही इसका कोई निश्चित मुख्यालय है, बल्कि हर साल ये शिखर सम्मेलन में मिलते हैं, जो निर्णय लेते हैं वो गैर बाध्यकारी होते हैं। ठीक बात है भाई, शुरू में इसका नाम G6 था, ठीक है, और इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली शामिल थे। 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया, तो इसका नाम G7 पड़ गया। फिर इसमें देखिए रूस भी शामिल हो गया, तो G8 कहने लगे। अच्छा, मान लीजिए बहुत सारे देश शामिल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, G58, इट कैन बी पॉसिबल। खैर, लेकिन बाद में देखिए 2014 में यूक्रेन की क्रीमिया पर जो है रशिया ने आक्रमण कर दिया, तो पनिश के तौर पर इस समूह से जो है वापस उसको कर दिया गया, तो जो G8 बना था वो वापस से G7 ही बन गया। ठीक है, इस बार की जो बैठक हुई है उसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है, राइट। इतना जो है बेसिक था। अब G7 समूह के संदर्भ में कुछ कथनों पर आइए विचार करते हैं। ठीक बात है,
इसमें जो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस जो है संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल थे, फाउंडिंग मेंबर के रूप में। मैंने आपको क्या बताया, पहले G6 था, फिर कनाडा आया तो G7 बन गया, फिर रूस आया तो G8 बन गया। मतलब रूस इसका फाउंडिंग मेंबर तो नहीं था, तो इसीलिए रूस की वजह से ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। फिर ये कह रहा है कि इसमें यूरोपीय संघ को, किसमें, G7 में यूरोपीय संघ को बैठकों की अध्यक्षता छोड़कर पूर्ण सदस्यों वाले सभी अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। क्या मतलब हुआ भाई, यूरोपियन यूनियन जो है इसकी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, इसके अलावा हर एक मेंबर को जो भी राइट है उसको भी दिए गए हैं। तो दो फैक्ट क्लियर हुए, पहला बात तो यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है, दूसरा फैक्ट ये क्लियर हुआ इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता है कभी भी, बट बाकी सारे हक इसको मिले हुए हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी देखिए ठीक है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो हमारा केवल दूसरा सही है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक। ये देखिए न्यूज में है, देखिए फ्रॉम जुलाई 1 हिमाचल टू बाय बैक सिंगल यूज प्लास्टिक, ये करके एक आर्टिकल आया था। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट इसका ये है, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने वाला है। इस बात को लेकर गवर्नमेंट बहुत पहले ही निर्देश दे चुकी थी। तो देखते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2021 में इस संदर्भ की अधिसूचना जारी की थी कि भैया जो पॉलीस्टाइरिन है और साथ में जो एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइनिन है, स्टाइरिन और स्टाइनिन, ठीक है, इनमें सहित जो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक है उसका निर्माण, उसका आयात, उसका स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग, सब चीजों पर 1 जुलाई 2022 से क्या है, प्रतिबंध होगा। ठीक है, हालांकि दिल्ली को देखकर अभी नहीं लग रहा है, खैर 1 जुलाई आने देते हैं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उन्होंने जिन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की वो क्या क्या है, जैसे जो ईयरबड होते हैं, गुब्बारे की जो प्लास्टिक वाली छड़ें होती हैं, कैंडी और आइसक्रीम की जो प्लास्टिक वाली छड़ें हैं, जितना भी आपका कटलरी आइटम होता है जैसे चम्मच, कांटे, ग्लास, ठीक है, इसके अलावा मिठाई के डब्बे, जो आपके निमंत्रण कार्ड होते हैं, सिगरेट के पैक होते हैं, और 100 माइक्रोन से कम वाला जो PVC बैनर होता है, और सजावट के लिए जो पॉलीस्टाइनिन यूज होते हैं, इन सब पर बैन लगाने की बात जो है अभी की गई है। ठीक बात है। तो आप भी कम से कम जब स्विगी वगैरह से खाना ऑर्डर करते हैं तो प्लीज़ एक ऑप्शन आता है वहाँ पे कि कटलरी सेंड ना की जाए, तो उसको टिक कर लिया कीजिए, थोड़ा सा तो प्लास्टिक को कम करने में योगदान दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, एकल उपयोग प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ भाई, ये प्लास्टिक से ही बने हुए ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका हम एक बार यूज़ करते हैं, बाद में फेंक देते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हम प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि एक बार ही यूज़ होती है, और फिर इसको फेंक देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कचरे का कारण बनती है। ठीक बात है। कौन कौन से, जैसे प्लास्टिक के बैग हुए, डिस्पोजेबल कटलरी हुई, जो स्ट्रॉ होते हैं प्लास्टिक वाले, प्रोसेस्ड फूड पैकेट्स जो होते हैं, रैपर, ईयरबड, ये सारे क्या हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक का उदाहरण है जिनको हम वन टाइम यूज करते हैं। देख, पर्यावरण में जो ये प्लास्टिक है जब ये लंबे समय तक पड़ी रहती है तो फिर ये अपघटित आपस में टूटना शुरू होती है, इसका फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है। और माइक्रो प्लास्टिक्स इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि वो ग्राउंडेड वाटर में, मिट्टी में, हवा के साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हर जगह पहुंच जाते हैं, जलीय जीवों के अंदर, और वो प्लास्टिक मनुष्यों और जंतुओं और साथ में पेड़ पौधों तक पहुंच जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा हार्म करती है। तो ये माइक्रो प्लास्टिक वाला जो एक कारण है ये बहुत बड़ा है। देखिए, एक अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से ग्रीन हाउस गैस का जो हिस्सा है उत्सर्जन का, वो 5 से 10% हो सकता है। फिर एक ऑस्ट्रेलिया का संगठन है मेंडेरू फाउंडेशन, ठीक है, उन्होंने 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जितनी भी प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है उसमें से 1/3 सिंगल यूज प्लास्टिक ही है, और जिसको बनाने में 98% जीवाश्म ईंधन का उपयोग हो रहा है। एक तो प्लास्टिक अपने आप में हानिकारक है, ऊपर से आप जीवाश्म ईंधन से इसको बनाते हैं तो वो भी इन्वायरमेंट के लिए कितना हानिकारक है। एक रिपोर्ट ने ये बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक 2019 में दुनिया भर में 13 करोड़ मीट्रिक टन फेंकी गई प्लास्टिक के लिए जिम्मेदार है। या तो उनको जला दिया जाता है,
तो वो एयर पॉल्यूशन करता है, या उनको लैंडफिल में दफन कर दिया जाता है जिससे वो ग्राउंड वाटर में जो है जहरीले तत्व छोड़ता है, मिट्टी को खराब कर देता है, बंजर बनाता है मिट्टी को, या सीधे पर्यावरण में ही फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जलीय जीव जंतु जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर इंडिया की बात करें तो भारत एकल उपयोग प्लास्टिक का जो अपशिष्ट उत्पादन होता है वैसे 100 कंट्रीज के अंदर आता है। सालाना 11.8 मिलियन मीट्रिक टन घरेलू उत्पादन और प्रति व्यक्ति उत्पादन 4 किलो है भारत में। तो ये इंडिया स्पेसिफिक डाटा है जिसको आप जीएस में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में रूल्स रेगुलेशन क्या है, तो देखिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार जो गुटखा, तंबाकू, पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग या इस तरह के जो पाउच है उन पर पूर्ण प्रतिबंध है। 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस पर 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का संकल्प भी भारत ने लिया था। इसके अलावा देखिए 2021 में 75 माइक्रोन से कम वाले जो पॉलिथीन बैग होंगे उन पर बैन लगा दिया गया था। इससे पहले 50 माइक्रोन पे लगा था जो कि उससे ज्यादा है, और अब देखिए दिसंबर में जो है 120 माइक्रोन तक प्रतिबंध लगाने की बात जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। ठीक है, तो इन कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पर्यावरण में उपस्थित प्लास्टिक लंबे समय तक अपघटित नहीं होने पर ये क्या होता है, माइक्रोप्लास्टिक में परिवर्तित हो जाता है। अगर पूर्ण अपघटन तो प्लास्टिक का देखिए होना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। तो जब ये पूर्ण अपघटित नहीं हो पाता तो ये छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक में टूट जाता है, तो क्या बन जाता है, माइक्रोप्लास्टिक बन जाती है। अभी हमने पढ़ा, ये ठीक है। ठीक है, फिर ये कह रहा है विश्व भर में उत्पादित सभी प्लास्टिक का 1/3 भाग क्या है, एकल उपयोग प्लास्टिक है, जिसका 98% जीवाश्म ईंधन से निर्मित होता है। ये भी हमने अभी पढ़ा। देखिए क्योंकि हमने अभी पढ़ा है तो हमें आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में यही हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, तो चीज़ों को ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो पूछ रहा है कौन से सही है, 1 और 2 दोनों सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। राइट, अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th टॉपिक को पहले पढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदा, बाढ़ देखिए न्यूज में है, ये आपके मेंस का भी एक टॉपिक है। ठीक है, तो सियाचिन जो है, सियाचिन में फ्लड जो है वो मैन मेड थी, क्योंकि जो इम्बैंक्ट वगैरह थे वो ब्रिज किए गए थे। इसका मतलब क्या है कि बाढ़ का जो कारण है वो मानवीय कारण ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जो एक नेचुरल प्रवाह नदी का होता है, लोग उसी पर मिट्टी डाल डालकर घर बनाकर प्लॉट बनाकर बेच ले रहे हैं। तो जब नदी के पानी के लिए बहने के लिए रास्ता ही नहीं बचेगा तो बाढ़ ही तो आएगी, है ना। तो देखिए बाढ़ कब आती है, जब नदी जल वाहिकाएं, इनकी जो क्षमता है उससे अधिक इनमें जल आ जाता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में क्या है, भर जाता है। यानी कि नदी की, जलाशय की, एक स्ट्रीम की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी जब उसमें आ जाए, वो मैदानी निचले इलाकों में फैलने लगे, तो मतलब बाढ़ आ गई है। तो देखिए भारत में घटित होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक घटनाएं बाढ़ की ही हैं। ठीक है, और इसका एक मुख्य कारण क्या है, एक तो भारतीय मानसून की अनिश्चितता है। ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु जो है 4 महीनों के अंदर अंदर भारी जल प्रवाह भारत को दे देती है, बाकी टाइम नॉर्मल मौसम रहता है, 4 महीनों में बहुत ज्यादा पानी हमें मिलता है। इसके अलावा भारत की जो भू आकृतिक विशेषताएं वो भी बड़ी असममित है, तो उनकी वजह से भी क्या है कि बाढ़ की तीव्रता भारत में क्या है, बढ़ जाती है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। अब हमें देखिए अर्बन फ्लड, शहरी बाढ़ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की तीव्रता या उसका दीर्घकालीन वर्षा के कारण जो है होती है। एक तो बाढ़ जो है तीव्र होती है शहरों में, और जनरली जब लंबे टाइम तक बारिश हो जाती है तब होती है, और ये निकासी व्यवस्था क्षमता को पूरा का पूरा जल प्लावित कर देती है, पूरा भर देती है। देखिए अगर बात करें शहरी बाढ़ की, तो वो ग्रामीण बाढ़ से प्रभावित जो है जनसंख्या के परिमाण और आकार दोनों के संदर्भ में अलग होती है। यानी कि जो रूरल फ्लड है और जो अर्बन फ्लड है उनमें बेसिक डिफरेंस होता है। क्यों, एक तो भैया शहरों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है, तो बाढ़ की वजह से जान और माल की हानि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा क्या है भैया, क्योंकि पानी बहुत जल्दी से बढ़ता है, अति शीघ्रता से बढ़ता है, क्योंकि वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, निकासी बहुत अच्छी नहीं है, तो 3 गुना ज्यादा खतरा जो है शहरी बाढ़ से होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो शहरी बाढ़ है उसके लिए जो
प्राकृतिक कारण है वो तो है ही, वो तो आपको भी पता है। मानव जनित कारक कौन कौन से हैं? तो पहला तो अनियोजित शहरीकरण, जिधर देखो उधर घर बना दिए, कहीं स्पेस ही नहीं छोड़ा है कि बारिश का पानी जो है ड्रेन हो सके। अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, नालियां वालियां सब कर दिए ब्लॉक, और वेस्टेज वगैरह आप ढंग से मैनेज नहीं करते, वो पूरा नालियों में भर जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, पाइप बंद हो जाते हैं, और फिर बारिश जब आती है तो पूरा फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। जल मार्ग और जो आर्द्र भूमियां हैं उनका अतिक्रमण चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया, मिट्टी डालकर प्लॉट काट लिए जा रहे हैं, अनाधिकृत कॉलोनियां और अतिरिक्त निर्माण कार्य हो रहा है, एक जो स्पेस छोड़ के आपको बनाना चाहिए था वो सब खत्म कर दिया है। ठीक है, नगरीय जल निकासी बुनियादी ढांचे के साथ समस्या है, विद्यमान जल निकासी बुनियादी ढांचे में अनुरक्षण का अभाव है, और सामुदायिक भागीदारी का अभाव तो है। भाई मैंने नहीं किया, तुम भी मत करो, बढ़िया है, सब सरकार करेगी, हमें कुछ नहीं करना है, सब सरकार करेगी। सरकार नहीं करेगी तो हम उसको कोस देंगे और बस हमारा काम पूरा हो जाएगा। बारिश आती रहेगी, गलियों में पानी भरता रहेगा, हम एक दूसरे को देखकर कोसते रहेंगे, लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। हम पॉलिथीन को अभी भी 4th मंजिल से नीचे फेंक ही देंगे, अब वो जाकर गली में कहीं पर भी फंस जाए, कुछ भी वो ब्लॉकेज कर दे। तो ये एक वजह है कि भैया शहरों में जो है बाढ़ ज़्यादा बड़ी समस्या बनती जा रही है, स्पेशली अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, उसके तहत केंद्र सरकार आपदाओं के से निपटने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये मैंडेट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियली हेल्प करेगी। इसके अलावा बाढ़ वगैरह के लिए भी जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देती है। ठीक है, तो ये ठीक हो गया। नहर, तटबंध और संबंधित निर्माण के चलते नदियों की जल प्रवाह क्षमता में वृद्धि होती है, जो गंभीर बाढ़ की समस्या का कारण बनती है। क्या है, नहर बना दी, तटबंध बना दिए, तो इससे नदी का पानी बढ़ेगा या घटेगा? भाई नदी में बहुत ज्यादा पानी था, नहर बना के आपने थोड़ा सरप्लस पानी कहीं और निकाल दिया, तटबंध वगैरह बना के आपने पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाई, इससे क्या है, इससे तो बेटर मैनेजमेंट हुआ ना। तो इससे क्या होगा, बाढ़ नहीं आती है और नदी का जो पानी है उसमें कमी आती है ना। तो ये गलत करके लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। और जो बाढ़ प्रबंधन है वो राज्य सूची का विषय है, ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, ये ठीक है। पूछ रहा है कौन सा सही है, हमारा केवल पहला और तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहले बताइएगा कि पढ़ाई चल कैसे रही है, उसके बाद फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी पढ़ाई से संबंधित अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।